फ्रेंड्स, ये स्टोरी का अंतिम भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एक कार एक साधारण से छोटे से घर के सामने आकर रुकती है और उसमें से एक शख्स बाहर आता है और घर के अंदर जाता है। वो शख्स अंदर आकर एक रूम का गेट खोलता है जिसमें सीढ़ियाँ होती हैं जो कि नीचे की तरफ जा रही थी। वो शख्स उन सीढ़ियों के जरिए नीचे आता है जहाँ एक डोर नजर आ रहा था जिसे ओपन करने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी। वो शख्स पासवर्ड डालकर डोर ओपन करता है और अंदर आता है जहाँ कुछ भी साधारण या छोटा नहीं था। वास्तव में एक बड़ा सा ऑफिस लग रहा था जहाँ बहुत से रूम थे और बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। उस शख्स को अंदर आता देख वहाँ जितने भी लोग थे सब अपना काम रोककर उसे ही देख रहे थे और विश कर रहे थे। वो शख्स सबको इग्नोर करते हुए एक रूम में जाता है जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर थे और बहुत से लोग उन पर बैठकर काम कर रहे थे। उस शख्स को देखकर एक आदमी उसके पास आता है। वो आदमी, हेलो मिस्टर किंग। वो शख्स, मिस्टर किंग, हाँ जैस, कुछ पता चला? वो आदमी, अभी तक तो कुछ नहीं पता चला पर हमारी कोशिश जारी है मिस्टर किंग। ओके, तुम उस पर नजर रखना। अभी वो अकेली है तो वो लोग जरूर इस बात का फायदा उठाएंगे। जैस, आप चिंता मत कीजिए मिस्टर किंग, हम मैम को कुछ नहीं होने देंगे। मिस्टर किंग, ये बात तुम पहले भी बोल चुके हो, पर क्या हुआ? उसे गोली लग चुकी थी, इसलिए बेहतर है बोलने से अच्छा कुछ करके दिखाओ। आज आरओ को गए 3 दिन हो चुके थे। इन 3 दिनों में ना तो आरओ का फोन आया ना ही आरओ की किसी से बात हुई। सिया भी ये सोचकर उसे फोन नहीं लगाती थी कि शायद वो बिजी होगा। इन 3 दिनों में सिया ने आर्या का पूरा ख्याल रखा, पर अपना ख्याल रखना वो भूल चुकी थी। ना तो ठीक से खाती थी और ना ही ढंग से सो पाती थी। उसने खुद को पूरी तरह काम में डुबो दिया था। रात में सिया आर्या को लेकर अग्निहोत्री मेंशन आती है और फिर उसे डिनर करा के रूम में ले जाती है। इन दिनों सिया आर्या को स्कूल से सीधा एए कारपोरेशन ले आती है और फिर बाद में दोनों साथ में अग्निहोत्री मेंशन आते थे। सिया आर्या को देखकर, चलो आरू, अब आप जल्दी से नहा लो। आर्या खुश होते, ओके मम्मा। थोड़ी देर बाद सिया आर्या को फ्रेश करा के रूम में ले आती है, फिर उसे चेंज करा के खुद भी चेंज कर लेती है। आर्या सिया को देखती है जिसने आरव की शर्ट डाली थी और नीचे शॉर्ट्स पहना हुआ था। मम्मा, आज भी आपको डैडी की याद आ रही है? सिया आर्या को देखकर मुस्कुराते हुए, हाँ। आर्या खुश होती, अरे मम्मा, मैं तो भूल ही गई, डैडी ने मुझे लॉकेट दिया था, हम उनसे इससे बात कर सकते हैं। सिया मुस्कुराते हुए आर्या को लेकर बेड पर लेटाती है, ओके कर लेना, पहले सो जाओ। आर्या अपने लॉकेट को हाथ में पकड़कर, नहीं, पहले मैं डैडी से बात कर लूं। सिया मुस्कुराते हुए, ओके कर लो, पर जल्दी, आपको सोना भी है। सिया की बात मानकर आर्या हाँ में सिर हिलाती है, फिर अपने हाथ में वो लॉकेट पकड़कर, हेलो डैडी, आप कैसे हो? आपको हमारी याद नहीं आ रही है? हम तो रोज आपको याद करते हैं और आपको पता है मम्मा तो आपकी शर्ट पहनकर सोती हैं और आपको पता है मम्मा ठीक से खाना भी नहीं खाती हैं और हंसती भी नहीं है। और सिया आर्या को लेटाकर, बस करो आर्या, डैडी को भी नींद आ रही होगी, चलो अब आप भी सो जाओ और डैडी को भी सोने दो। आर्या, पर मम्मा, मुझे अभी और भी बहुत कुछ बताना है डैडी को। सिया मुस्कुराती हुई आर्या को अपनी बाहों में भरकर, कल बता लेना, अभी सो जाओ, कहकर सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर किंग मुस्कुरा रहा था। उसके कानों में हेडफोन लगे थे जिसे सुनकर वो खुश भी था और दुखी भी। अगली सुबह सिया आर्या को उठाती है, सिया, आरू बेटा जल्दी उठो, मम्मा को ऑफिस भी जाना है। आर्या उठते हुए, पर मम्मा आज तो संडे है, तो फिर आज आप क्यों जा रहे हो? सिया मुस्कुराते हुए, आरू अभी डैडी नहीं है ना, तो मम्मा को बहुत काम है इसलिए जाना पड़ेगा। आर्या, नहीं नहीं, आज आप कहीं नहीं जाओगे, बस मेरे साथ घूमने जाओगे, आज फैमिली टाइम है और आपने ही तो कहा था कि संडे सिर्फ फैमिली के लिए होता है। सिया मुस्कुराते हुए आर्या के पास आकर, हाँ आरू, पर अभी तो जाना पड़ेगा ना, पर पक्का मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, फिर हम साथ में घूमने चलेंगे।
आर्या उदास होती हुई। पक्का? सिया आर्या को चूमते हुए। पक्का मेरी माँ। थोड़ी देर बाद सिया आर्या को अपना ध्यान रखने का बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसने करुणा जी को फोन करके अग्निहोत्री मेंशन आने को बोल दिया था ताकि आर्या अकेली न रहे। ऑफिस पहुंचकर सिया वापस से काम में बिजी हो जाती है। थोड़ी देर बाद सिया का फोन रिंग करता है और जब वो फोन रिसीव करती है तो दूसरी तरफ की बात सुनकर सिया परेशान हो जाती है और जल्दी से करुणा जी को फोन मिलाती है, पर उनका फोन नहीं लगता है, जिससे सिया और परेशान हो जाती है और जल्दी से ऑफिस से बाहर आकर अपनी कार लेकर चली जाती है। बीच रास्ते पर सिया की गाड़ी खराब हो जाती है और वो जल्दी से बाहर आकर आसपास देखती है, पर वहां कोई नहीं दिखता है। इससे पहले कि सिया कुछ कर पाती, कोई पीछे से आकर सिया के मुंह पर कपड़ा लगा देता है। अचानक ऐसा होने से सिया समझ नहीं पाती और जल्दी ही बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब सिया को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक कमरे में कुर्सी से बंधी बैठी है और उसके आसपास कोई नहीं था। उसे याद आता है कि वो एक फोन कॉल पर किसी ने कहा था कि आर्या की जान को खतरा है और अगर वो उसे बचाना चाहती है तो जल्दी से राम मंदिर आ जाए। इसलिए उसने करुणा जी को भी फोन लगाया था क्योंकि वो ही उस मंदिर में जाती है, पर उनका फोन ही नहीं लगा। आर्या का सोचकर सिया डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। सिया, हेलो, कोई है? निकालो मुझे यहाँ से, मुझे आरू के पास जाना है। क्यों बांध रखा है मुझे? खोलो। सिया की आवाज सुनकर कुछ आदमी उस कमरे के अंदर आते हैं। पहला आदमी, अरे भाई, ये तो होश में आ गई। दूसरा आदमी, हाँ भाई, अब इसका करना क्या है? उन सबका लीडर, तुम यही रुको, मैं बॉस से पूछ कर आता हूँ। आखिर उन्होंने ही तो उसे उठाने को बोला था, कहकर बाहर चला जाता। सिया, जो उन आदमियों को देखकर डर गई थी, वो बड़ी हिम्मत करके पूछती है, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों बांध रखे हो? जाने दो मुझे। पहला आदमी हंसते हुए, तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। दूसरा आदमी हंसते हुए, हाँ, अब तुम्हारे साथ क्या होगा ये तो बॉस ही बताएंगे। सिया, क्या करने वाले हो तुम लोग और कौन है तुम्हारा बॉस? छोड़ो मुझे, जाने दो, कहकर सिया अपनी रस्सी खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी उन आदमियों का लीडर अंदर आता है और कहता है, बॉस ने इसे मारने का ऑर्डर दिया है। उस आदमी की बात सुनकर सिया, क्यों मारना चाहते हो? जाने दो मुझे। वो आदमी सिया पर अपनी गन तान कर, अब ये तो बॉस ही बता सकते हैं कि आखिर वो तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं, पर हमें अपना काम तो करना पड़ेगा, कहकर ट्रिगर दबाने लगता है। सिया डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी गोली चलने की आवाज आती है और सिया डर से ठिठक जाती है। थोड़ी देर बाद सिया जब अपनी आंखें खोलती है तो सामने वो लीडर खून से लथपथ जमीन पर गिरा होता है। ये देखकर सिया को अपने अतीत का वो मंजर याद आने लगता है जिसमें इसी तरह उसकी आंखों के सामने लोग मरे पड़े थे। तभी एक और गोली चलती है और पहला आदमी ढेर हो जाता है। ये देखकर दूसरा आदमी तुरंत सिया को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है। दूसरा आदमी सिया से, ए लड़की, सच सच बता, तूने किसको अपने यहाँ होने की खबर दी है? सिया, मुझे मालूम नहीं। तभी एक और गोली चलती है और दूसरे आदमी के सिर के बीचों बीच जाकर लगती है। अपने सामने लोगों की लाश देखकर सिया अपने अतीत में खोने लगती है। तभी किसी की आवाज उसे प्रेजेंट में लाती है। एक आदमी, जयस, मैम, आप ठीक तो हैं? आवाज सुनकर सिया सामने देखती है तो बहुत सारे आदमी काले कपड़ों में खड़े थे। हाँ, मैं ठीक हूँ। जयस, मैम, हम मिस्टर किंग के आदमी हैं, आप प्लीज हमारे साथ चलिए। मिस्टर किंग का नाम सुनकर सिया हैरान रह जाती है। आखिर यही नाम तो था जिसने उसे उसके अतीत में बचाया था। इसी मिस्टर किंग की वजह से तो वो आज वो जिंदा भी थी। सिया को कहीं खोया देखकर जैस उसे आवाज लगाता है और चलने के लिए बोलता है। सिया हाँ बोलकर सबके साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद सिया एक सुनसान सी जगह पहुंचती है और फिर सब एक सीढ़ी के जरिए नीचे बेसमेंट में पहुंचते हैं। अंदर आकर सिया देखती है वो एक आलीशान बड़ा सा ऑफिस था। ना जाने कितने लोग वहां काम कर रहे थे। सबने एक साथ ड्रेसअप किया हुआ था। सब देखते हुए अचानक सिया की नजर एक शख्स पर जाती है जो सोफे पर किसी राजा की तरह बड़ी ही शान से बैठा हुआ था। उस शख्स को देखकर सिया खुद के आंसू रोक नहीं पाती है और वो बहने लगते हैं। सिया रोते हुए, आरो। इतने लोगों के बीच अपना नाम सुनकर वो शख्स पलटकर देखता है तो सिया को देखकर मुस्कुरा देता है। आरो को मुस्कुराते देख सिया भागकर उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। किसी लड़की को अपने बॉस के गले लगाकर देखकर सब हैरानी से सिया और आरो को देखते हैं। आरो देखता है
सिया बस रोए जा रही थी और सब लोग उन्हीं को देख रहे थे, तो वो अपने हाथों से सबको जाने का इशारा करता है। धीरे धीरे पूरा रूम खाली हो जाता है। अब वहां सिर्फ आरो और सिया थे। आरो सिया को शांत करते हुए, शांत हो जाओ सिया, सब ठीक है। सिया रोते हुए, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। हमारी आरो, वो लोग। आरो मुस्कुराते हुए सिया को देखकर, कुछ नहीं होगा आरो को, चलो मेरे साथ, कहकर आरो सिया को एक रूम में ले जाता है। अंदर आकर सिया देखती है कि आर्या वहीं उस रूम में किसी प्रिंसेस की तरह अपनी टेडी को पकड़कर बड़े आराम से सोई हुई है। आर्या को देखकर सिया उसके पास जाती है और उसे अपनी बाहों में भरकर उसके चेहरे को चूमने लगती है। बेशक उसने आर्या को जन्म नहीं दिया था, लेकिन आर्या के साथ उसका बॉन्ड सगी माँ से भी बढ़कर था। आरो मुस्कुराते हुए सिया को देखकर, सिया, वो सो रही है। आरो की बात सुनकर सिया को याद आता है कि फोन पर तो किसी ने उससे कुछ और कहा था, और यहाँ तो वो मिस्टर किंग से मिलने आई थी। ये सब बात आते ही सिया आरो को देखती है, पर आरो आरो यहाँ कैसे आई? सिया का मतलब सुनकर आरो सिया को देखकर, हम दूसरे रूम में चलते हैं, यहाँ आरो सो रही। सिया आरो को देखकर, हाँ। थोड़ी देर बाद आरो और सिया दूसरे रूम में आते हैं, तो आरो सिया को देखकर, पूछो क्या पूछना है? सिया, मुझे किसी का फोन आया था कि आरू की जान को खतरा है। मैंने दादी माँ को भी फोन लगाया था, पर उनका फोन लगा ही नहीं, तो मैं खुद गाड़ी लेकर आरू के पास आने के लिए निकल गई। पर आरू, पर तुम किडनैप हो गई। एक्चुअली ये सब एक ट्रैप था तुम्हें किडनैप करने का। और रही बात आरू की, तो हाँ, आरू को मैं यहाँ लेकर आया था और ये बात दादी को पता है। सिया आरू को देखकर, पर मैं तो यहाँ मिस्टर किंग से मिलने आई थी और आप तो बेंगलोर गए थे, फिर यहाँ कैसे? फिर कुछ सोचकर, एक मिनट। सिया आरू को ध्यान से देखती है, जिसने ब्लैक थ्री पीस सूट पहना हुआ था और साथ ही एक ब्रॉच लगा था जो किंग के ब्राउन क्राउन की तरह था। इसका मतलब आप मिस्टर किंग हैं? आरू मुस्कुराते हुए सिया को देखकर, हाँ। सिया अविश्वास है, मतलब आप मिस्टर किंग हैं, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, जिसकी खुद की फोर्सेस है और आज आम आदमी के बीच रहकर लोगों की हिफाजत करते हैं, जिसने ना जाने कितने ड्रग डीलर को पुलिस के साथ मिलकर पकड़वाया है, जिसकी वजह से कितनी लड़कियां अपनी इज्जत बचा पाई हैं। सिया की बात सुनकर आरो हैरान हो जाता है। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि सिया को मिस्टर किंग के बारे में इतना कुछ पता होगा। वो उससे कुछ पूछता, तभी एक आदमी उनके पास आता है। वो आदमी, मिस्टर किंग, एक प्रॉब्लम है, प्लीज आप चलिए। आरो उस आदमी से, हाँ चलो। आरो को जाता देख सिया भी आरो के साथ आ जाती है। वो दोनों कंप्यूटर रूम में आते हैं, जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर लगे थे और सब में अलग अलग जगह की इंफॉर्मेशन शो हो रही थी। आरो वहां पहुंचकर, क्या परेशानी है? एक आदमी, शशांक, जो कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहा था, वो कहता है, मिस्टर किंग, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर इनके बारे में ट्रैक नहीं कर पा रहा, और इतना जरूर पता चल चुका है कि उनके ड्रग्स का कंसाइनमेंट आज ही जाएगा, पर कहाँ से ये ट्रैक नहीं हो पा रहा है। सिया जो वहां खड़ी सब सुन रही थी, वो कहती है, अगर कोई परेशानी ना हो तो मैं क्या कुछ मदद करूं? सिया की बात सुनकर उस रूम में जितने भी लोग थे सब उसे ही देख रहे थे। आरो सिया को देखता है, जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे देख रही थी। शशांक सिया को देखकर, ओके मैम, आप आइए, हमें कोई परेशानी नहीं। शशांक की बात सुनकर सिया आरो को देखती है, तो वो उसे आंखों से हाँ का इशारा करता है। आरो की मंजूरी पाकर सिया कंप्यूटर के सामने बैठकर अपने काम में लग जाती है। इस वक्त सिया सब कुछ भूलकर अपने काम में लगी थी। वहीं उस रूम में जितने भी लोग थे सब सिया को काम करता देख रहे थे। इस वक्त रूम में सिर्फ कीबोर्ड पर सिया की चलती उंगली की आवाज गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद सिया खुश होकर, हो गया। सिया की बात सुनकर शशांक देखता है, तो सचमुच लोकेशन स्क्रीन पर शो हो रही थी। शशांक खुश होते हुए, वाओ मैम, आपने तो ये बड़ी आसानी से कर दिया। फिर आरो को देखकर, मिस्टर किंग, हमें लोकेशन मिल गई है। आरो शशांक की बात सुनकर जयस को देखकर, जयस, लोकेशन पर जाओ और उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ो। जयस, ओके मिस्टर किंग, कहकर वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद आरो सिया के पास आता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा ये रूप भी है। सिया आरो को देखकर मुस्कुराते हुए, हम औरतों के अनेक रूप होते हैं आरो, फर्क बस इतना है कि हर कोई ये समझ नहीं पाता है। इसमें गौरी और काली दोनों होती हैं, पर हम सिर्फ गौरी को ही अपनाते हैं और ये भूल जाते हैं कि
वक्त आने पर हम औरतें काले का भी रूप ले सकती हैं। आरो मुस्कुराती हुई सिया को देखकर, अगर हर औरतें तुम्हारी तरह सोचे तो कभी किसी लड़की को किसी और की मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिया आरो को देखकर, हाँ, कंप्यूटर की तरफ इशारा करके, वैसे ये सब मुझे पहले से आता है। आरो मुस्कुराती हुई सिया को देखकर, पहले से मतलब? सिया, मैंने कॉलेज में थोड़ी बहुत हैकिंग सीखी थी। आरो मुस्कुराती हुई सिया को देखकर, इसका मतलब मिस्टर किंग के बारे में भी तुम्हें इसी से इतना पता चला? सिया आरो को देखकर, हाँ भी और ना भी। आरो, मतलब? सिया आरो को देखकर, मतलब ये है कि जो सिया आप आज देख रहे हैं वैसे पहले नहीं थी। पहले की सिया डरी समी से रहती थी। आरो सिया को देखता है जो कहीं खोई हुई थी। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। आरो समझ जाता है सिया अपने अतीत की बात कर रही है, जिसे उसने अभी तक आरो से साझा नहीं किया था। सिया आरो को देखकर आगे कहती है, बात उस टाइम की है जब मैं कॉलेज में थी। मेरी फैमिली में माँ के अलावा और कोई नहीं था। बचपन में ही डैडी की डेथ हो गई थी। माँ ने ही पढ़ाया लिखाया था और मैं अपना कॉलेज इंदौर से कर रही थी। एक दिन फोन पर पता चला कि माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो अपनी अंतिम सांसें ले रही हैं। ये सुनकर तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। जब मैं हॉस्पिटल में माँ से मिलने गई तब उन्होंने मेरी जिम्मेदारी हमारी नेवर शशि आंटी को दे दी और कहा कि मैं उनके बेटे से शादी कर लूं। यही उनकी आखिरी इच्छा थी। शशि आंटी हमारी नेबर और माँ की बहुत अच्छी दोस्त थी। उनका एक ही बेटा था, राजवीर, जो बैंक में जॉब करता था। माँ के जाने के कुछ दिनों बाद मेरी शादी राजवीर से हो गई। थोड़े दिन सब कुछ अच्छा था, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे राजवीर और शशि आंटी का नेचर मेरे प्रति चेंज होता गया। बात बात पर मुझे ताने मारना, मुझे टॉर्चर करना, अब ये सब रोज का हो गया था। कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। फिर कुछ टाइम बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात जानकर मैं बहुत खुश थी। सोचा था ये खबर जानकर राजवीर बहुत खुश होगा और मेरे साथ अच्छे से बिहेव करेगा, पर मैं गलत थी। जब राजवीर को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया और हॉस्पिटल में ले जाकर मेरा एबॉर्शन करा दिया। ये सब कहते वक्त सिया की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो आगे कहती है, टाइम बीतने लगा और समय के साथ मैं कब डिप्रेशन का शिकार हो गई पता ही नहीं चला। मुझे पता चला राजवीर कोई बैंक में जॉब नहीं करता था, बल्कि ड्रग्स, लड़कियां और भी कई ऐसे गैर कानूनी काम थे जो वो अपने अंडर करवाता था। इनफैक्ट मैं भी केवल उसके काम का एक जरिया थी। उसने मेरा तक सौदा कर दिया था। फिर एक दिन दोनों माँ बेटे मुझे अपने साथ ले गए और वहां मुझे बेच दिया। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। और जब वो लोग मुझे खरीद कर ले जाने लगे तभी आरोसिया को देखकर तभी वहां मेरे आदमी पहुंच गए और उन सबको रंगे हाथों पकड़ गया। जिन्होंने भागने की कोशिश की उन्हें मार दिया गया। सिया आरो को देखकर, हाँ, और उसी फायरिंग में मुझे भी एक गोली लग चुकी थी और मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में थी। कुछ टाइम बाद काकी माँ सहारा की करता धरता मुझे यहाँ ले आई। कुछ टाइम मैं उनके साथ उनके आश्रम में ही रही। वहीं मेरा डिप्रेशन का इलाज हुआ और मुझ में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई। काकी माँ ने मुझे इतना मजबूत बनाया कि आज मैं खुद की प्रोटेक्शन कर पाऊँ। फिर एक दिन मिस्टर किंग का ध्यान आया और मैंने अपने हैकिंग नॉलेज के जरिए आपके बारे में पता लगाया। आरो सिया को देखकर, पर तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं चला? सिया, हाँ, बस थोड़ा बहुत ही। मैं मिस्टर किंग के बारे में जान पाई थी। आरो सिया को देखकर, तो क्या यही रीजन था जिसकी वजह से हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया? सिया आरो को देखकर, मैं ये सब अपने अंदर रखकर हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी और मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो सब फिर से याद करके आपको बताऊं। आरो देखता है सिया अतीत की वजह से बहुत उदास हो चुकी थी। वो उसे नॉर्मल करने के लिए उसके पास आता है और उसे अपनी बाहों में लेकर, वैसे अब तो तुम रेडी हो ना? सिया आरो की बात सुनकर उसे देखती है, जिसकी आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। वह आरो से, आरो, आपको मेरे अतीत से कोई प्रॉब्लम? आरो सिया की होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे बोलने से रोकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अतीत क्या है, क्योंकि तुम मेरा प्रेजेंट हो और मैं तुम्हें ही अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ।
आरो की बात सुनकर सिया कुछ नहीं बोलती है, बस उसके करीब जाकर अपने पैरों के पंजे पर खड़ी होती है और आरो के होठों पर अपने होठ रख देती है। दोनों एक दूसरे को पेशेंटली किस करते हैं। इतने दिनों बाद एक दूसरे के एहसास को पाकर दोनों खुद को पूरा महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सिया लड़खड़ाने लगती है तो आरो सिया को उसकी कमर से पकड़कर संभाल लेता है। जब सिया की सांस उखड़ने लगती है तो वो आरो से अलग होती है। दोनों की आंखों में मदहोशी छाई हुई थी। दोनों ही अब एक दूसरे को पाना चाहते थे। आरो आगे बढ़कर सिया को अपनी गोद में उठाता है और कंप्यूटर रूम में ही बने एक सीक्रेट रूम में आ जाता है। सिया रूम को देखती है जिसमें आर्या के साथ उसकी बहुत सी तस्वीरें लगी हुई थी और साथ ही आरो भी उन तस्वीरों में नजर आ रहा था। आरो सिया को बेड पर लेटाता है और अपने कोट और शर्ट को उतारकर साइड में रख देता है। सिया आरो की वेल मेंटेन बॉडी देखकर बहकने लगती है। उसके अंदर अचानक से गर्मी बढ़ने लगती है। आरो सिया के पास आता है और उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। सिया भी आरो का साथ देने लगती है और जल्दी ही दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। दोनों ने ही आज एक दूसरे को पा लिया था। उनका एक दूसरे के लिए प्यार आज उनके सर चढ़कर बोल रहा था। सुबह सुबह सिया आरो की बाहों में थककर सो चुकी थी। आरो अभी भी बस सिया को देख रहा था, जिसके माथे पर पसीने की बूंदें इस बात की गवाह थी कि आरो की पूरी रात प्यार करने से वो काफी थक चुकी थी। थोड़ी देर बाद आरो उठता है और वॉशरूम में जाकर एक तौलिया गीला करके ले आता है। फिर सिया को उससे अच्छे से पोंछ देता है और अपनी शर्ट उसे पहना देता है। इन सब में सिया एक बार भी नहीं उठी थी। वो गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी आरो की नज़र सिया की गर्दन पर बने तिल पड़ जाती है तो एक बार फिर आरो मदहोश होने लगता है। पर सिया के थके चेहरे को देखकर वो खुद पर कंट्रोल करता है और फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद आरो कंप्यूटर रूम में आता है जहाँ सब काम में बिजी थे। आरो जयस को देखकर, जयस, जो काम मैंने बोला था वो हुआ? जयस, जी मिस्टर किंग, काम हो गया। हमने मैम की मौत की झूठी न्यूज़ मीडिया में पब्लिश करवा दी है। आरो, हाँ। एक कमरे में टीवी पर सिया की मौत की न्यूज़ चल रही थी, जिसे सुनकर सामने बैठा शख्स खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी एक औरत अंदर आते हुए, क्या बात है, तुम इतना खुश किस बात के लिए हो रहे हो? वो शख्स खुश होते हुए उस औरत को देखता है। हमारे आदमियों ने हमारा काम कर दिया है, देखो, टीवी की तरफ इशारा करके, वो मर गई। उस शख्स की बात सुनकर औरत टीवी पर सिया की मौत की न्यूज़ देखती है और वो भी खुशी से हंसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सिया जब सोकर उठती है तो देखती है उसके आसपास कोई नहीं था। उसे कल रात अपने और आरो के बीच जो भी हुआ वो याद आता है तो वो मुस्कुराती हुई उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सिया बाहर आती है और कबर्ड से आरो की दूसरी शर्ट निकाल कर पहन लेती है। तभी रूम का डोर खुलता है और आरो अपने हाथ में एक पैकेट लेकर अंदर आता है। आरो की आहट पाकर सिया मुस्कुराने लगती है। वहीं आरो सिया को देखता है जिसने उसकी दूसरी शर्ट पहनी हुई थी। आरो आगे आकर सिया को पीछे से अपनी बाहों में भरता है और उसके कान के पास जाकर, ये तो वो शर्ट नहीं है जो मैंने तुम्हें पहनाई थी। आरो की बात सुनकर सिया शर्म से अपनी नजरें नीचे कर लेती है और कहती है, मेरे कपड़े यहाँ नहीं थे तो मैंने आपकी शर्ट पहन ली। सिया की बात सुनकर आरो उससे दूर होता है और फिर अपने साथ लाया पैकेट उसे देकर, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया था पर लगता है तुम मेरी शर्ट में ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो अब ये रहने देते हैं। आरो की बात सुनकर सिया आरो को देखती है जो पैकेट लेकर जा रहा था तो सिया जल्दी से आरो से वो पैकेट लेती है और जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। सिया की हरकत देखकर आरो मुस्कुराने लगता है, फिर वहीं बैठकर सिया का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद सिया बाहर आती है तो आरो उसे देखता ही रह जाता है। वो एक ब्लैक साड़ी थी जो आरो सिया के लिए लेकर आया था। ब्लैक साड़ी में सिया का गोरा बदन बेहद खूबसूरत लग रहा था। सिया आरो को देखती है जो उसमें खोया हुआ था तो वो आरो के पास आती है और उसके कान के पास जाकर, आपके यहाँ कोई रूल है क्या? आरो असमंजस के साथ सिया को देखकर, मतलब? सिया आरो को देखकर, मतलब आपको कोई और कलर नहीं मिला? मुझे भी ब्लैक पहना दिया। आरो मुस्कुराती हुई सिया को देखकर, अब अगर मैं मिस्टर किंग हूँ तो तुम भी तो मिसेस किंग हुई ना, फिर ब्लैक तो पहनना ही था तुम्हें। सिया आरो से दूर होकर, अच्छा मिस्टर किंग, अब अगर आपका रोमांस हो गया हो तो क्या हम चले? आरो सिया को देखकर, हाँ, पर उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सिया आरो को देखकर, क्या?
आरो सिया को अपने साथ बाहर लाता है, फिर उसे उसकी मौत की झूठी खबर जो न्यूज में चल रही थी वो दिखाता है। टीवी पर खुद की मौत की झूठी खबर देखकर सिया हैरान रह जाती है। वो आरो को देखती है जो उसे ही देख रहा था। सिया, आरो, ये सब क्या है? आप जानते हैं इससे कितनी प्रॉब्लम होगी, और दादी माँ, उन्हें क्या बोलेंगे हम? आरो, सिया डोंट वरी, हम अभी जा ही रहे हैं तो उन्हें समझा देंगे। और रही बात और लोगों की, तो ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया है। एक बार मुझे उस इंसान का पता चल जाए जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसके बाद मैं खुद मीडिया में आकर सब क्लियर कर दूंगा। सिया आरो को देखती है जिसमें कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, तो सिया आरो की बात मान लेती है और दोनों आर्या को लेकर अग्निहोत्री मेंशन आ जाते हैं। अग्निहोत्री मेंशन में मीडिया रिपोर्ट्स की बहुत बड़ी भीड़ थी, तो आरो सिया को पीछे के डोर से मेंशन के अंदर लाता है ताकि किसी की भी नज़र सिया पर ना पड़े। घर आकर सब खुश थे, वहीं घर के नौकर सिया को सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं, वरना उसकी मौत की खबर सुनकर सब परेशान थे। सिया का व्यवहार ऐसा था कि उसने आरो और आर्या के ही नहीं बल्कि घर के नौकरों के दिल में भी अपनी एक खास जगह बना ली थी। सब बारी बारी से आकर सिया से मिलते हैं, वहीं सिया भी सबसे मिलकर खुश थी। थोड़ी देर बाद सब लंच करके अपने रूम में आ जाते हैं। आर्या भी खेलते खेलते जल्दी ही सो गई थी, वहीं आरो अपने स्टडी रूम में जाकर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। सिया आरो की वजह से बहुत थक चुकी थी, तो वो भी जल्दी ही आर्या के साथ सो जाती है। थोड़ी देर बाद आरो अपने रूम में आता है तो देखता है सिया वहाँ नहीं थी, तो वो आर्या के रूम में जाता है और देखता है दोनों माँ बेटी एक दूसरे से चिपक कर सोई हुई थी। आरो दोनों को ऐसा सोता देखकर मुस्कुरा देता है, फिर आर्या को सिया से अलग कर सुलाता है और सिया को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है। अब तक सिया भी जाग चुकी थी। आरो सिया को बेड पर लेटाकर उसे किस करने लगता है, तो सिया आरो को खुद से दूर कर, आरो सोने दो ना प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ। सिया की बात सुनकर आरो मुस्कुरा देता है, फिर सिया को देखकर, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इससे अच्छा तो मैं तुमसे दूर ही ठीक था, कम से कम तुम मुझे याद तो करती थी। आरो की बात सुनकर सिया उठते हुए, किसने कहा कि मैं आपको याद करती थी? मैं कोई आपको याद वाद नहीं करती थी। आरो मुस्कुराते हुए सिया को देखकर, ओह, तो फिर मेरी याद में मेरी शर्ट पहनकर तुम्हारा भूत सोता था? आरो की बात सुनकर सिया हैरानी से आरो को देखती है, तो आरो आगे कहता है, और मेरे ऑफिस में भी मेरे एम्प्लॉयज़ पर तुम कितना गुस्सा करती थी, और तो और ठीक से खाना भी नहीं खाती थी। सिया आरो को देखकर, आपको ये सब कैसे पता? सिया कुछ सोचकर, एक मिनट, ये सब तो आर्या ने उस लॉकेट, मतलब आप सच में सब सुन सकते थे? आरो मुस्कुराते हुए सिया को देखकर, हाँ, उस लॉकेट में एक चिप लगी है जिससे मैं तुम दोनों की बातें सुन पाता था, कहकर सिया को वापस बेड पर लेटा देता है। आरो और सिया एक दूसरे के करीबी पाकर एक बार फिर मदहोश हो जाते हैं और जल्दी ही एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। अगली सुबह आरो, सिया और आर्या बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी कर्णा जी, राजेश जी और विशाखा जी के साथ अग्निहोत्री मेंशन आती है। कर्णा जी सिया को सही सलामत देखकर खुश हो जाती हैं और उसके गले लग जाती हैं। मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? सिया कर्णा जी से मुस्कुराते हुए, नहीं दादी माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजेश जी हैरानी से, पर तुम बची कैसे? राजेश जी की बात सुनकर सब उन्हें ही देखने लगते हैं, तो राजेश जी की बात संभालते हुए, मेरा मतलब न्यूज में तो कुछ और ही बता रहा है। कर्णा जी, हाँ बेटा, वो सब क्या है? आरो, कुछ नहीं दादी, बस एक गलत फहमी है जो मैं जल्दी ही ठीक कर दूंगा। थोड़ी देर वहाँ की बातें कर कर्णा जी, राजेश जी और विशाखा जी के साथ चली जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। आरो ने सिया के साथ मीडिया के सामने सिया की मौत को एक झूठी अफवाह बताकर खारिज कर दिया था। आरो और सिया भी अब निश्चिंत होकर अपने अपने कामों में लगे थे। आज सिया को सुबह से ही अच्छा नहीं लग रहा था, उसे अजीब सी घबराहट और बेचैनी हो रही थी, इसलिए उसने ऑफिस से हाफ डे लिया और आरो को बिना बताए हॉस्पिटल चली गई। वहीं ऑफिस में आरो जब सिया को अपने केबिन में बुलाने के लिए बोलता है, तो उसे पता चलता है कि सिया ऑफिस में नहीं है, वो हाफ डे लेकर जा चुकी है। आरो सिया के ऐसे बिना बताए जाने से परेशान हो जाता है, तो उसे फ़ोन भी करता है, पर वो नहीं उठाती है। अब आरो को सिया की फिक्र हो रही थी, क्योंकि अभी भी
उसकी जान को खतरा था। वो जल्दी ही ऑफिस से निकलकर अग्निहोत्री मेंशन पहुंचता है। घर आकर नौकरों से पता चलता है कि सिया ऊपर अपने कमरे में है, तो आरो ऊपर रूम में जाता है। आरो देखता है सिया बालकनी में बैठी हुई किसी सोच में गुम थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आरो सिया की ऐसी हालत देखकर डर जाता है और जल्दी से सिया के पास आता है। आरो, सिया क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और तुम ऑफिस से ऐसे क्यों आ गई? सिया आरो को देखकर जल्दी से उठती है और आरो के गले लगकर रोने लगती है। आरो सिया को ऐसे रोता देखकर, सिया क्या हुआ, प्लीज बताओ मुझे, क्या बात है, बताओ मुझे, कहकर आरो पास रखे सोफे पर खुद बैठकर उसे अपनी गोद में बैठाता है। सिया आरो को देखकर, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो आज मैं हॉस्पिटल गई थी अपना चेकअप कराने, तो वहाँ डॉक्टर ने बताया कि। आरो सिया की बात सुनकर टेंशन से कि क्या क्या सिया। सिया आरो के हाथ को अपने पेट पर रखकर अपना सिर नीचे झुका लेती है और रोने लगती है। सिया की इस हरकत से आरो बहुत कुछ समझ चुका था, तो वो अपनी सोच को सही साबित करने के लिए सिया के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उससे पूछता है, सिया क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो। सिया आरो को देखकर हाँ में अपना सिर हिला देती है और आरो के गले लग जाती। आरो सिया को देखकर खुश होती हुई, तुम तुम प्रेग्नेंट हो, मतलब मैं डैडी बनने वाला हूँ। पर एक मिनट, तुम रो क्यों रही हो? कहीं तुम्हें ये बच्चा तो नहीं। सिया आरो को गुस्से से देखकर एक थप्पड़ उसके गाल पर चिपका देती है। आरो अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानी से सिया को देखता है, तो सिया आगे कहती है, पागल हैं आप, मैं अपने ही बच्चे को मारूंगी क्या? मुझे तो डर लग रहा है अगर पहले की तरह फिर से मेरे बच्चे के साथ कुछ। आरो सिया के होठों पर उंगली रखकर, ऐसा कुछ नहीं होगा और ये बच्चा हमारा बच्चा है, इसका ख्याल हम दोनों मिलकर रखेंगे और मैं अब हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा, एक पल के लिए तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सिया आरो को देखकर मुस्कुराती हुई, पक्का? आरो मुस्कुराती हुई सिया को देखकर, पक्का, मैं तुम्हारे साथ रहकर अपने बच्चे के हर एहसास को जीना चाहता हूँ, भले ही वो तुम्हारे अंदर है, पर मैं भी उसे महसूस करूंगा। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ कि डिलीवरी रूम में भी मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। सिया हंसते हुए, जरूरत नहीं है, अगर आप मेरे साथ अंदर आएंगे तो मेरी आरू का क्या होगा? वो बेचारी बाहर दादी माँ के साथ अकेले ही रह जाएगी। आरू मुस्कुराती हुई सिया को देखकर, आइडिया, एक काम करते हैं, आरू को भी हम साथ में अंदर ले जाएंगे। सिया आरू को फिर से मारती हुई, कोई मूवी चल रही है जो आप सब देखने के लिए अंदर जाएंगे? आप बस बाहर रहकर हमारा इंतजार करना। आरो सिया को देखकर, यार ये अजीब है, तुम तो आज मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ ही मारे जा रही हो। सिया आरो को देखकर, हाँ तो आप काम ही ऐसे करते हैं। फिर उठते हुए, अब चलिए आरो और दादी माँ को भी यही बात बतानी है। आरो उठते हुए, हाँ चलो। थोड़ी देर बाद आरो और सिया आर्या और दादी माँ को सिया के प्रेग्नेंट होने की बात बताते हैं, तो दोनों बहुत खुश होते हैं। आर्या तो अपने रूम में अपने भाई या बहन के लिए जगह बनाने लगती है, वहीं दादी माँ सिया की नज़र उतारकर उसे हिदायतें देने लगती है। सिया के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर सब खुश थे, पर कोई ऐसा भी था जिसे ये खबर रास नहीं आई थी। रात में आरो जब सिया के पास आता है तो सिया आरो को देखकर उसके गले लग जाती है। आरो, सिया चलो सो जाओ। सिया, आरो, आप बेबी के आने के बाद मुझे प्यार तो करोगे ना? आरो मुस्कुराते हुए सिया को देखता है, जो बहुत ही मासूम लग रही थी, फिर उसके होठों पर अपनी होठ रख देता है और दोनों एक दूसरे को डीप किस करते हैं। थोड़ी देर बाद आरो सिया से अलग होकर, चाहे मेरे 10 बच्चे ही क्यों ना हो जाएं, तब भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए खत्म नहीं होगा। आरो की बात सुनकर सिया मुस्कुरा देती है और उसकी बाहों में लेट जाती है। थोड़ी ही देर में सिया आरो की बाहों में ही गहरी नींद के आगोश में चली जाती है। सिया की प्रेगनेंसी की न्यूज से जहाँ सब खुश थे, वहीं कोई ऐसा भी था जिन्हें ये खबर हजम नहीं हो रही थी। सुबह आरो और सिया आर्या को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस आ जाते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। आरो ने आज सिया को अपने केबिन में जाने ही नहीं दिया था, अपने पास रोककर उसे यही काम करने को कहा था। सिया भी आरो की जिद के आगे मजबूर होकर वहीं आरो के केबिन में बैठकर अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद आरो देखता है कि सिया बार बार खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो वो उसके पास जाता है। आरो सिया को उठाते हुए, चलो बहुत काम कर लिया है, अब उठो और थोड़ा आराम कर लो। सिया, नहीं आरो, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ और मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए।
आरो मुस्कुराती हुई सिया को देखकर, जरूरत नहीं है, चुपचाप जितना बोला है उतना करो। सिया, पर आरो। सिया आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही आरो सिया को अपनी गोद में उठाता है और अपने केबिन में बने बेडरूम में ले जाकर बेड पर लिटा देता है और उसके होठों पर किस करके, अब सबसे पहले अपना ध्यान रखो सिया, बाकी चीजें तो बाद में भी होती रहेंगी। सिया मुस्कुराते हुए आरो को देखकर, हाँ आप है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। आरो मुस्कुराते हुए सिया के फोरहेड पर किस करके, चलो अब सो जाओ, मैं बाहर हूँ, कुछ चाहिए हो तो बता देना। सिया मुस्कुराते हुए हाँ बोलकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरो वापस अपने केबिन में आकर अपने काम में बिजी हो जाता है। थोड़ी देर बाद आर्या स्कूल से सीधे आरो के ऑफिस आ जाती है। आर्या आरो को देखकर, डैडी। आरो आर्या को देखकर, आरू आप आ गए। आर्या, हाँ पर मम्मा कहाँ है। आरो मुस्कुराते हुए बेडरूम की तरफ इशारा करके, अंदर है, जाओ मिल लो। आरो के बताने पर आर्या अंदर आती है और देखती है सिया अपनी आंखें बंद किए बेड पर लेटी हुई थी। आरो सिया को देखकर खुद से, ओहो मम्मा तो सोई हुई है, अब मैं क्या करूं, मैं बेबी से बात कर लेती हूँ। आर्या बेड पर सिया के एक साइड आकर उसके पेट पर अपने छोटे हाथ रखकर कहती है, हेलो बेबी। अपने पेट पर आर्या के हाथ महसूस कर सिया मुस्कुरा देती है और आर्या की बातें सुनने लगती है। आर्या, बेबी आप कैसे हो, आपको पता है मैंने आपके लिए बहुत सारी चीजें और अपने खिलौने संभाल कर रखे हैं, अब आप जल्दी से आ जाओ, फिर हम सब साथ साथ में खेलेंगे। कहकर सिया के पेट पर किस कर देती है। आर्या की बातें और उसकी हरकतें देखकर सिया मुस्कुरा देती है। फिर आर्या को अपने करीब खींचकर, आरू आई लव यू बेटा कहकर आर्या को चूम लेती है। आर्या खुश होते हुए, आई लव यू टू मम्मा कहकर सिया के गालों पर अपने होठ जमा देती है। फिर दूसरे गाल पर किस करके ये बेबी की तरफ से, अभी वो छोटा है ना। आर्या की मासूमियत सिया का दिल जीत लेती है। वो हंसते हुए आर्या को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और आर्या भी सिया की बाहों में जल्दी सो जाती है। थोड़ी देर बाद आरो जब रूम में आता है तो दोनों माँ बेटी को ऐसे एक दूसरे से चिपक कर सोता देख बोलता है, लो कर लो बात। जब देखो तब दोनों एक ही ऐसे ही सो जाती हैं। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है यार, दोनों माँ बेटी मुझे तो खुद से ऐसे दूर करती है जैसे दूध में से मक्खी। आने दो मेरे बेटे को, फिर मैं दोनों को दिखाऊंगा हम बाप बेटे की टीम। सिया जो कब से आरो की बातें सुन रही थी वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाती है और हंसते हुए उठकर, आपको किसने कह दिया कि बेटा होगा। आरो हैरान होकर, तुम जाग रही हो। सिया मुस्कुराती हुई, हाँ अच्छा हुआ मैं सोई नहीं, वरना इतनी बड़ी गलतफहमी के बारे में मुझे पता ही नहीं चलता। आरो, वो कोई गलतफहमी नहीं है, तुम देख लेना बेटा ही होगा और वो हमेशा मेरे साइड ही रहेगा मेरी टीम में। सिया हंसते हुए, गलत, पहली बात लड़की होगी और वो मेरे और आरू के साथ हमारी टीम में होगी। आरू सिया की दूसरी तरफ आकर लेटते हुए, हाँ बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी, तुम देख लेना हमें बेटा ही होगा। सिया मुस्कुराते हुए, बेटी होगी। आरो, लगी सर, अगर बेटा हुआ तो तुम मेरे और बच्चों को जन्म दोगी। सिया मुस्कुराते हुए, लगी सर, लेकिन अगर बेटी हुई तो इस बच्चे के बाद कोई नहीं, सिर्फ आरू और अपने पेट की तरफ इशारा करके ये। आरो मुस्कुराती हुई सिया को देखकर, डन। रात को तीनों अग्निहोत्री मेंशन आते हैं और डिनर करके सोने चले जाते हैं। आधी रात को सिया की नींद खुलती है तो वो देखती है आरो सो रहा था तो वो उसे उठाने लगती है। सिया आरो को उठाते हुए, आरो उठिए ना। आरो नींद में, सिया सोने दो ना। सिया आरो को देखकर, आरो उठिए ना प्लीज। आरो कुनकुनाता है तो सिया को अब गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से आरो को एक थप्पड़ लगा देती है। थप्पड़ पड़ते ही आरो झटके से उठता है। आरो हड़बड़ा कर, क्या हुआ सिया, क्या हुआ, तुम ठीक हो, तुम्हें दर्द हो रहा है, हम डॉक्टर के पास चले। सिया आरो को देखकर उसे फिर से मारती है। अब खुली आपकी नींद। आरो, आउच, तुम कितना मारती हो यार, जब से प्रेग्नेंट हुई हो तब से मुझे पीटती ही रहती हो, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा भी ये सब सीख जाएगा। सिया आरो को देखकर, आरो चुप रहिए और मेरी सुनिए, मुझे आइसक्रीम खानी है, जाइए और जल्दी से लेकर आइए। आरो, सिया आधी रात को तुमने मुझे इसलिए जगाया। सिया, हाँ। आरो, तुम खुद नहीं ले सकती थी। आरो की बात सुनकर सिया उसे फिर से मारती है, यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जाकर लेकर आइए।
आरो, हाँ हाँ जा रहा हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कहने को तो मिस्टर किंग हूँ, पर मैं अपनी बीवी के सामने आकर मेरे नाम का किंग पता ही नहीं कहाँ गायब हो जाता है। सिया आरो को खुद से बड़बड़ाते देख, जाइए। आरो, हाँ जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आरो सिया के लिए आइसक्रीम लेकर आता है तो सिया जल्दी से उसे खाने लगती है। आरो देखता है सिया खाते समय बहुत प्यारी लग रही थी। आरो सिया को देखकर, सिया आई एम सॉरी, मैं समझ नहीं पाया तुम आइसक्रीम खाना चाहती थी और मैं तुम्हें परेशान कर रहा था, पर मैं क्या करता, मुझे पता नहीं था प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ भी होता है। आर्या के टाइम में मैं यहाँ नहीं था तो। सिया देखती है आरो उदास था तो वो कहती है, रिलैक्स आरो, ये सब आप मेरे साथ रहकर समझ जाएंगे, अभी तो बस शुरुआत है। चलिए अब शांत हो जाइए और आइसक्रीम खाइए, कहकर आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ा देती है। आरो मुस्कुराते हुए वो आइसक्रीम खाने जाता है तो सिया जल्दी से वो आइसक्रीम अपने मुंह में डाल लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आरो सिया की ऐसी हरकत देख चिढ़ जाता है। वो देखता है सिया के लिप्स के पास भी आइसक्रीम लगी थी तो उसे मस्ती सूझती है। वो सिया के करीब आता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। दोनों की मस्ती कब डीप किस में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है। थोड़ी देर बाद सिया आरो के प्यार की वजह से थक कर उसकी बाहों में ही सो जाती है और आरो भी सिया के फोरहेड पर किस करके सो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और सिया की प्रेगनेंसी को 8 महीने हो जाते हैं। इन बीते समय में आरो और आर्या ने सिया का बहुत ध्यान रखा। अब सिया ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था और आरो भी सिया के पास रहकर घर से ही अपना काम संभालता था। दिन भर तो सिया ठीक रहती, लेकिन रात में सिया आरो को कुछ ना कुछ खाने को बोलकर परेशान करती थी। अब आरो भी सिया को समझ चुका था, उसे अक्सर रात में ही कुछ ना कुछ खाने की चाहिए होता था, तो वो पहले से ही उसका इंतजाम करके रखता था ताकि सिया ज़्यादा परेशान ना हो। सिया अब काफ़ी क्यूट भी लगती थी, उस पर प्रेगनेंसी सूट करती थी, पर अपने अतीत की वजह से वो बच्चे को खोने से डरती थी। लेकिन आरो के साथ और उसके प्यार की वजह से सिया ने अपने डर पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया था। आज करुणा जी के साथ आरो, सिया और आर्या मंदिर आए थे। करुणा जी ने सिया और बच्चे की सलामती के लिए पूजा रखवाई थी। थोड़ी देर बाद पूजा जब खत्म हुई तब सब घर जाने के लिए निकलने लगे। तभी आर्या जो सीढ़ियों से उतर रही थी उसका पैर फिसलता है, पर इससे पहले कि वो गिरती नीचे किसी ने उसे बचा लिया। आर्या को गिरता देखकर सिया काफी डर गई थी, पर जब उसने देखा कि एक औरत ने उसे गिरने से बचा लिया है तब जाकर उसके जान में जान आई। वो जल्दी से आर्या के पास गई। सिया आर्या को गले लगाकर, आरो तुम ठीक हो? आर्या, हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। उस औरत की तरफ इशारा करके इन आंटी ने मुझे बचा लिया। सिया उस औरत को देखती है जिसने आर्या को बचाया था, जो साधारण सी दिखने वाली एक गरीब महिला लग रही थी। आरो उस औरत को देखकर, थैंक यू, आपने हमारी बेटी को चोट लगने से बचा लिया। आप इसके बदले में जो मांगेंगी वो आपको मिलेगा, बताइए क्या चाहिए? वो औरत, साहब मैंने ये सब किसी लालच में नहीं किया, पर मेरे पास करने को कोई काम नहीं है, अगर आप कोई काम दे दे तो। करुणा जी मुस्कुराती हुई, मिल जाएगा, तुम आरू को संभालने का काम करोगी। सिया बीच में ही, पर दादी माँ। करुणा जी मुस्कुराती हुई, सिया बेटा जल्दी ही तुम्हारा बच्चा आ जाएगा, फिर तुम किस किस को संभालोगी, इसलिए मेरे विचार से इसे आरू को संभालने की जिम्मेदारी दे देते हैं। ऐसे में तुम भी अपने बच्चे को देख पाओगे और आरू का ध्यान ये रखेगी तो इसे भी काम मिल जाएगा। आरू मुस्कुराती हुई सिया को देखकर, सिया दादी माँ ठीक कह रही हैं, यही सही रहेगा। सिया सबकी बात सुनती है पर कहती कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद सब अग्निहोत्री मेंशन आ जाती हैं। सिया बिना कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है। सिया को ऐसे जाता देख आरो समझ जाता है सिया गुस्से में है, इसलिए वो भी उसके पीछे रूम में आ जाता है। आरो देखता है सिया बालकनी में खड़ी किसी सोच में गुम थी, तो वो उसे पीछे से जाकर अपनी बाहों में भरता है। आरो, क्या हुआ, नीचे से ऐसे क्यों आ गई? सिया आरो को देखकर, मुझे उस औरत को देखकर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। आरो, सिया तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे जरूरत थी इसलिए उसे काम पर रख लिया। सिया आरो को देखकर, हाँ पर हम उसे कोई दूसरा काम दे देते, आरो की जिम्मेदारी उसे क्यों दी? आरो, सिया तुम ज्यादा सोच रही हो। सिया गुस्से से, ओके फाइन, पर याद रखना अगर मेरी आरू को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कहकर सिया चली जाती है। थोड़े दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। इन दिनों आर्या की माया से काफी अच्छी बनने लगी थी। घर के बाकी लोग उस पर विश्वास भी करने लगे थे, पर सिया उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी।
एक दिन माया आर्या के साथ ऊपर उसकी आंख में पट्टी बांधकर खेल रही थी। बाकी सब लोग नीचे हॉल में बैठे थे। तभी अचानक सिया का ध्यान माया पर जाता है, जिसके चेहरे पर शैतानी हंसी थी। वो देखती है आर्या सीढ़ियों के पास ही खड़ी थी और माया उसके पीछे। किसी अनहोनी के डर से सिया जल्दी से उठकर आर्या के पास ऊपर भागती है। सिया को ऐसे अचानक भागते देख सब हैरान रह जाते हैं। आरो सिया को रोकने की उसके पीछे जाता है। तभी उसकी नज़र माया पर जाती है, जो अब तक आर्या को धक्का दे चुकी थी। इससे पहले कि आर्या नीचे गिरती, सिया ने उसे पकड़ लिया था, पर तभी माया सिया को धक्का दे देती है। अचानक धक्का लगने से सिया संभल नहीं पाती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सिया को गिरते देख सब डर जाते हैं और जल्दी से सिया के पास आते हैं। आरो सिया को उठाता है। वो देखता है सिया को ब्लीडिंग होने लगी थी। वो ये देखकर गुस्से से एक नज़र माया को देखता है, अपने गार्ड्स को उसे पकड़ने को बोलकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। सर पर चोट की वजह से सिया बेहोश हो चुकी थी। हॉस्पिटल पहुंचकर सिया को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। वहीं बाहर आरो गुस्से से इधर से उधर घूमने लगता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। आरो, डॉक्टर सिया कैसी है? डॉक्टर, मिस्टर अग्निहोत्री, ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपकी वाइफ की ब्लीडिंग काफ़ी हो चुकी है। ऐसे में उनके बच्चे का बचना मुश्किल है। डॉक्टर की बात सुनकर आरो डर जाता है। सिया ने उससे कहा था कि वो अपने बच्चे को खोने से डरती है, और इस बार भी अगर वो वही हुआ तो सिया का क्या होगा? आरो को बहुत गुस्सा आता है। वो डॉक्टर को ऑपरेशन का बोलकर हॉस्पिटल से चला जाता है। थोड़ी देर बाद आरो एक घर में आता है। ये राजेश जी और विशाखा जी का घर था। आरो अंदर आकर एक रूम में आता है, जहां राजेश जी और विशाखा जी कुर्सी पे बंधे बैठे थे और रवि वहीं खड़ा था। आरो अंदर आकर, हेलो चाचा जी, चाची जी, कैसे हैं आप दोनों? राजेश जी गुस्से से, ये क्या तरीका है आरो? हमें क्यों बांध रखा है यहाँ पर? आरो गुस्से से, ये तो आपको ज़्यादा पता होगा, क्योंकि बिना वजह आरो अग्निहोत्री किसी को परेशान नहीं करता। विशाखा जी, पर हमने ऐसा किया क्या है जो तुम हमें यहाँ बांध कर रखे हो? आरो गुस्से से, आप लोगों ने सिया को मारने की कोशिश की है। न केवल सिया को, बल्कि हमारे बच्चे को भी आपने मारना चाहा। क्यों? आरो की बात सुनकर राजेश जी और विशाखा जी सख्ते में आ जाते हैं। वह आरो से नजरें चुराते हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो आरो? आरो गुस्से से, सच बोल रहा हूँ। आप पर तो मुझे शक उसी दिन हो गया था चाचू, जब आपने सिया से उसकी खैरियत पूछने की बजाय ये पूछा था कि वो बच कैसे गई। पर मैं श्योर नहीं था। फिर सिया के माया पर शक करने पर मैंने उसके बारे में पता लगवाया। तब पता चला कि उसका आप लोगों के साथ कनेक्शन है। पर मैं रुका रहा, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि आप करना क्या चाहते हैं। अपनी सच्चाई आरो के मुंह से सुनकर राजेश जी हंसने लगते हैं और फिर कहते हैं, हाँ, मैंने उसे मारने की कोशिश की, और क्या करता। माँ ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे दूसरे बच्चे के नाम कर दी थी, और मैं उनका बेटा होने के बावजूद खाली हाथ बैठा रहता नहीं। इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। इसलिए हमने तय किया कि हम सिया को ही मार देंगे, ताकि तुम्हारा कोई दूसरा बच्चा आए ही नहीं। विशाखा जी, कितने प्लान बनाए हमने। पहले ट्रक से मारने की कोशिश की, पर वो बच गई। फिर हमने अपने आदमी उसके पीछे लगाए, ताकि जब भी मौका मिले तब उसे मार दें। और मौका मिला भी पार्क में, और उसे तो गोली भी लग गई। पर उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो बच गई। पर हमने हार नहीं मानी, और हमने अपने आदमियों से कहकर उसे किडनैप कराया। और न्यूज़ में जब उसकी मौत की खबर आई, तब हम बहुत खुश हुए। पर हमारी खुशी ज़्यादा दिन नहीं रही। तुम्हारे पास आकर पता चला कि वो झूठी खबर थी। वास्तव में तो सिया जिंदा थी। राजेश जी गुस्से से, हमने फिर उसकी किस्मत को परखा और माया को ये काम दिया। माया ने भी बड़ी होशियारी से आर्या को मोहरा बनाकर सिया को ना सही, लेकिन उसके बच्चे को तो मार ही दिया, कहकर हंसने लगते हैं। आरो, जो दोनों की बातों को सुनकर बहुत गुस्से में आ चुका था, वो गुस्से से अपनी गन निकालता है और दोनों पर तान कर, माया को तो उसकी जान सजा जरूर मिलेगी, पर वो मैं नहीं, कोई और देगा। पर आपको आपकी सजा मैं ही दूंगा। राजेश जी डरते हुए, आरो, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा चाचा हूँ। आरो गुस्से से गोली चलाते हुए, एक ऐसा जीव जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया, उसे मारने की कोशिश करने वाला मेरा चाचा नहीं हो सकता, कहकर वो राजेश जी को अपनी गन से शूट कर देता है। फिर विशाखा जी को देखकर, आरो अग्निहोत्री के लिए सब चीज़ों की एक ही सजा है, और वो है मौत, कहकर गन चला देता है।
थोड़ी देर बाद आरो हॉस्पिटल पहुंचता है। ऑपरेशन अभी भी चल रहा था। कुछ टाइम बाद अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती है। आवाज़ सुनकर बाहर आरो और बेचैन हो जाता है। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर का डोर खुलता है और डॉक्टर अपने हाथों में एक छोटे से बच्चे को लेकर बाहर आते हैं। आरो बच्चे को देखकर डॉक्टर आरो को देखकर मुस्कुराते हुए बेटा हुआ है कहकर बच्चे को आरो को दे देते हैं। आरो डॉक्टर को देखकर सिया, डॉक्टर मुस्कुराते हुए वो भी ठीक है, थक गई है इसलिए सो रही है। आरो डॉक्टर की बात सुनकर रिलैक्स होता है और अपने बच्चे को देखता है जो उसे ही टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। आरो देखता है बच्चा बिल्कुल सिया जैसे दिखता है, उसी की तरह खूबसूरत। वो खुश होकर उसे चूम लेता है। थोड़ी ही देर बाद बच्चे से मिलकर कर्णा जी और आर्या चली जाती है। सिया को जब होश आता है तो वो आरो से आर्या के बारे में पूछती है, तो आरो उसे आर्या के ठीक होने का बताता है, फिर बच्चे को उसे दे देता है। सिया बच्चे को अपनी गोद में लेती है तो वो उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। अपने बच्चे को अपनी गोद में मुस्कुराते देख सिया की आंखें नम हो जाती हैं और वो आरो के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। आरो मुस्कुराती हुई सिया को देखकर, अरे सिया, रो क्यों रही हो? देखो हमारा बेटा कैसे देख रहा है तुम्हें। सिया बच्चे को देखकर रोते हुए हंस देती है और फिर उसे चूमने लगती है। ये देखकर आरो कहता है, यार ये गलत है। सर तो मैं जीता पर मुझे तो एक बार भी किस नहीं मिली और मेरे बेटे को तो तुम किस किए जा रही हो। आरो की बात सुनकर सिया मुस्कुरा देती है और आरो को अपने पास बुलाकर उसके होठों पर किस कर देती है। कुछ दिनों बाद सिया को डिस्चार्ज मिल चुका था तो वो अपने बच्चे के साथ घर आ चुकी थी। आरो और सिया के बच्चे का नाम आर्य रखा गया। दोनों ही अपने बच्चे के साथ खूब खुश थे। कर्णा जी को राजेश जी और विशाखा जी की सच्चाई पता चल चुकी थी। वो आरो की दी सजा से खुश थी। उनका मानना था कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। एक दिन आरो सिया को अपने साथ एक घर में लेकर आता है। सिया, आरो, हम कहाँ आए हैं? आरो मुस्कुराती हुई सिया को देखकर, जल्दी पता चल जाएगा। सिया जब अंदर आती है तो देखती है वहां एक औरत बंधी हुई थी। उस औरत को देखकर सिया गुस्से से भर आती है। वो कोई और नहीं बल्कि माया थी, जिसे आरो ने अपने पास कैद करके रखा था। आरो सिया को देखकर, ये तुम्हारा शिकार है, जो चाहो वो करो। सिया आरो को देखकर, गन मिलेगी? आरो मुस्कुराती हुई सिया को देखकर, क्यों नहीं कहकर सिया के हाथों में अपनी गन रख देता है। सिया गन लेकर माया के पास जाती है। तुम पर शक मुझे पहले से ही था, पर यह नहीं पता था कि तुम मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची को मारने की कोशिश करोगी। गलती की है और इस गलती की सजा भी बड़ी मिलेगी कहकर एक गोली माया पर चला देती है। एक साल बाद आरो ऑफिस से आकर अपने रूम में आता है तो देखता है सिया, आर्या और आर के साथ सोई हुई थी। तीनों को एक दूसरे के साथ ऐसा सोता देख आरो कहता है, वाह, पहले आरू कम थी जो अब आर भी उनकी टीम में चला गया। सिया, मुझे एक और बेबी चाहिए जो मेरी टीम में हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।